आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, टॉक शो विद सोम का विजन लोगों को रोजगार, अपना करियर या जॉब, उसमें कैसे वो किस डोमेन को चुन के आगे बढ़ सकते हैं और चुन सकते हैं। इसी क्रम में आज जो हमारे अतिथि हैं, वो पिछले 2 दशकों से 2 डिकेड से ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन और L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सीखना और विकास के क्षेत्र में हैं। सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काम कर चुके हैं, जैसे कंप्यूटर गराज, माइक्रोलैंड, HP। सर पूर्व काल में HP के ग्लोबल लीडर, रिसोर्स इनेबल्ड रह चुके हैं, ट्रेनिंग हेड रह चुके हैं, और सर को वर्ल्ड HRD कांग्रेस जो संस्था है, उन्होंने 2014 में 25 मोस्ट टैलेंटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल अवार्ड से नवाजा था। 2016 में जो HR मैगजीन है, ह्यूमन फैक्टर, इन्होंने इनको इंडिया बेस्ट HR हेड्स पब्लिश किया था, जिसमें सर वन ऑफ द बेस्ट HR हेड्स थे। और सर अपना क्वालिफिकेशन के साथ साथ सोशल कॉज, समाज सेवा, लोगों को कैसे इस फील्ड में बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इसके लिए भी काम करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करता हूं टॉक शो विद सोम में मिस्टर सूर्य प्रकाश मोहपात्रा जी का। स्वागत है सर टॉक शो विद सोम में। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि आप ग्लोबल हेड रह चुके हैं, आप रिसोर्स इनेबलमेंट रह चुके हैं, ट्रेनिंग हेड रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आज हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मौका मिलेगा सीखने का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो मानवीय संसाधन डोमेन है, वो एक ऐसा डोमेन है, वो सभी जगह है। मतलब किसी भी आप सेक्टर की बात कर लो, हर एक सेक्टर में इनका यूज है, और इन पे ही डिपेंड करता है कि आप ही लोग हो जो टैलेंट को हायर करते हो, टैलेंट को फिर ट्रेनिंग देके निखारते हो। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जर्नी लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया है। उसका शुरुआत हुआ था छोटा सा शहर भुवनेश्वर में, जहाँ पे कंप्यूटर गराज ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेंचाइजी सेंटर था, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हेड के रूप में मेरा शुरुआत हुआ था करियर। और वो जो जर्नी बहुत लंबा, 20 साल, और अभी भी चल रहा है। और वहाँ पे इस सेंटर में 2-2.5 साल काम करने के बाद मुझे बैंगलोर आने का मौका मिला। का जो कॉर्पोरेट ऑफिस था बैंगलोर, वहाँ पे कंट्री मैनेजर फ्रेंचाइजिंग के रूप में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कुछ कंपनियां लाइक माइक्रोलैंड, ह्यूलेट पैकर्ड, जहाँ पे काम करने का मौका मिला। और सो मेरा जो करियर का शुरुआत रिटेल ट्रेनिंग बिजनेस सेंटर में था, वहाँ से शुरुआत होके मैंने L&D HR, वहाँ पे मेरा एंट्री हुआ। और आज मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो इतना लंबा सफर, उसमें बहुत सारा वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस, मेथडोलॉजीज, मॉडल्स मुझे सीखने का मौका मिला है मेरा करियर का सफर। एंड ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी, अवसर जब मिलता है, तब आपको एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश का कल्चर, उनका जो प्रैक्टिसेस, और इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस और मेथडोलॉजीज हैं, वो सब सीखने के लिए मौका मिलता है, जो प्रोफेशनली, पर्सनली आपको बहुत आगे जाने का अवसर देता है। मुझे वो अवसर मिला है। तो वो थोड़ा वेरी ब्रीफली मेरा जो करियर जर्नी, वही आपको मैंने बता दिया। बट अगर कुछ स्पेसिफिक सवाल आपके हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। नहीं, जैसे कि आप मानते हैं कि जो HR फील्ड में हमारे युवा जाना चाहते हैं, तो उनके बेसिक पे बताइए कि किस तरह से, जैसे मान लो एक हो गया है कि आप MBA HR से कर लो फिर आ सकते हैं, एक अगर मैं बात करूं कि सिंपल जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो HR में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं आप।
देखिए, HR फील्ड में आने के लिए अगर कोई ग्रेजुएट है, जनरल ग्रेजुएट हैं, वो HR में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आजकल MBA विथ एन HR स्पेशलाइजेशन इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया है, तो आपको अगर HR में करियर करना है और जो युवा पीढ़ी हैं उनको अगर HR में आना है, तो मेरा एडवाइस होगा कि एक प्रोफेशनल MBA इन HR कर लेना चाहिए। अगर वो अच्छा इंस्टीट्यूशन से होगा, अगर टियर 1 टियर 2 B स्कूल से वो MBA कर पाएंगे, तो एडवांटेज क्या होगा, उनको प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में मिलने का चांसेस ज्यादा है। बिकॉज जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो ज्यादातर बड़े B स्कूल जाते हैं। जो टियर 2 कंपनीज हैं, वो टियर 2 B स्कूल्स जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छे B स्कूल से MBA करते हैं, आपके चांसेस ज्यादा रहेगा। बट आप टियर 3 B स्कूल से करते हैं, तो आपके चांसेस, मैं नहीं कहूंगा कम रहेगा, बट यू विल हैव टू कम्पीट। आप बहुत सारे कैंडिडेट के साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो MBA एंड HR मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको हासिल करना चाहिए अगर आप HR में आपका करियर बनाना चाहते हैं। सर, HR के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है, जैसे एक हायरिंग की होती है, रिसोर्सिंग हुई, फिर टैलेंट मैनेजमेंट है, एग्जिट टीम भी होती है, पूरी की पूरी टीम। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है HR का? देखिए, HR पहले जैसा था, अब तो ऐसा नहीं रहा। जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में जो चेंजेस हुआ है, आप अगर देखोगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए हैं इन द लास्ट 20 इयर्स और इवन 10 इयर्स, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी वजह से बहुत सारे स्पेशलाइजेशन निकल के आए हैं HR फील्ड में। तो पहले जैसा एक स्टैंडर्ड 2-3 रोल ही थे HR में, अभी देयर आर मल्टीपल रोल्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो HR का जो स्ट्रक्चर होता है, ज्यादातर कंपनियों में जो HR हेड होते हैं उनको बोलते हैं CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफिसर। उनके नीचे बिजनेस यूनिट लेवल के HR हेड रहते हैं, उनके नीचे HR मैनेजर्स रहते हैं, और उनके नीचे HR एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। वो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और वो ज्यादातर जो लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं HR BP, HR बिजनेस पार्टनर, जो कोई एक बिजनेस यूनिट को या कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को सपोर्ट देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव से, उनको HR बिजनेस पार्टनर कहते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारा स्पेशलाइज रोल HR में है, जैसे कॉम्प एंड बेनिफिट, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। जो लोग सैलरी का सर्वे करते हैं मार्केट में, और कॉम्पिटिटर्स क्या सैलरी देते हैं, और अपने कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है, वो सब काम वो लोग करते हैं। और आपका एक स्पेशलाइजेशन दूसरा है जिसको बोलते हैं OD, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिसेस, कल्चर, इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी, उस सब के ऊपर काम करते हैं। देन आपका HR एनालिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन जो उभर के आ रहा है। बिकॉज आजकल आपको मालूम होगा, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, वो एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा फील्ड है, दिस इज द हॉटेस्ट डोमेन टुडे। करेक्ट। और HR तो उससे कैसे एस्केप करेगा। HR रिक्वायर्स एनालिटिक्स। एनालिटिक्स को यूज करते हुए HR लीडर्स जो हैं, वो एनालाइज करते हैं कि कंपनी का जो एम्प्लॉयज है वो लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, उनका एट्रिशन का डेटा एनालाइज करके वो देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स उनको लेना चाहिए, उनको उनका रिटेंशन इंक्रीज करने के लिए। थ्रू एनालिटिक्स को यूज करके आज HR प्रोफेशनल्स वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका कंपनी में एट्रिशन कितना होगा, कौन सा बंदा कंपनी छोड़ के जा सकता है, किसका रिटेंशन ज्यादा होगा। तो वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिटिक्स हमें बिजनेस इनसाइट्स देता है,
जो एचआर में काफी उसका यूजफुलनेस आज के दिन में है। सोशल मीडिया, एचआर के फील्ड में एचआर प्रोफेशनल्स को सोशल मीडिया में एक्सपर्टीज रखना चाहिए, बिकॉज उनको सोशल मीडिया में कंपनी का जो एम्प्लॉयर ब्रांड है उसको एनहांस करना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे आज के दिन में जो एचआर प्रोफेशनल है उनका मल्टीपल फील्ड्स में नॉलेज रहना चाहिए अगर उनको करियर में, एचआर फील्ड में करियर में ग्रो करना। तो मैं एक कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर के लिए गया था। देन बातों बातों में जब कुछ बात हो रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं एचआर स्पेशलाइजेशन चूज किया बिकॉज मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैंने एचआर स्पेशलाइजेशन चूज किया। मैंने कहा अरे तुम्हारा तो गलत फहमी हो गई, तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। एचआर प्रोफेशनल हैज टू बी एन मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपको तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना है कंपनी में। आप अगर मार्केट से टैलेंट अट्रैक्ट करोगे तुम्हारे कंपनी में, तो वो तो एक तरह का मार्केटिंग हुआ। अगर आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एचआर रोल कैसे निभाओगे? तो एचआर प्रोफेशनल्स विल हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स। सुपर सुपर। तो उनके पास मल्टीपल्स रिक्वायरमेंट्स भी तो है, मतलब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। इफ यू गो टू इंक्रीज योर स्किल्स, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो सर एक बात बताएं कि अगर एचआर की जब हम बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक धारणा है कि दैट इज द कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर नहीं है वो डिपार्टमेंट, वो डोमेन। तो जनरली लोग सोचते हैं कॉस्ट सेंटर है, जब अभी कोविड का टाइम ले लो, रिसेशन टाइम ले लो, तो उसमें उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा लोगों का सोचना है। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो सही भी है, गलत भी है। अगर हम सिर्फ एज ए एचआर प्रोफेशनल, अगर मैं सिर्फ ट्रांजैक्शनल काम करता रहूं तो मैं तो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाऊं। लेकिन मैं इनोवेटिव आइडियाज लेके रेगुलरली मुझे और मेरा जो काम है उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता रहूंगा। अगर मैं कंपनी को कॉस्ट सेविंग देता रहूंगा थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू न्यू आइडियाज, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंपनीज तो मुझे छोड़ना नहीं चाहेगा। तो द इम्पोर्टेंट थिंग है, चाहे एचआर हो, एलएनडी हो, क्वालिटी हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं दें कंटिन्यूअस, तो हम विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। तो आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। एचआर में एक फंक्शन है, एक एचआर के अंदर एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं टैलेंट एक्विजिशन, जो हायरिंग करते हैं। वो अगर जो हायरिंग कॉस्ट है कंपनी, जो ज्यादातर कंपनियां देते हैं, अगर वो उसको कम कर सकते, अगर हायर करने के लिए कंपनी को इन जनरल 2 महीना 3 महीना लगते हैं, अगर वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो तो कंपनी के लिए, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं। अगर 3 महीना लेते हैं हायर करने के लिए, अगर 2 महीना में हायर करते हैं, तो कंपनी कस्टमर का काम ज्यादा जल्दी टेकअप कर पाएगा और वो जो रिसोर्सेज वो उतना जल्दी बिलेबल हो पाएंगे, तो इतना जल्दी रेवेन्यू आएगा कंपनी। सुपर मान सुपर। लीजिए एलएनडी फंक्शन, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन, वो अगर ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं थ्रू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, थ्रू ऑटोमेशन ऑफ ट्रेनिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो कंपनी का कॉस्ट सेविंग हो। तो एज एन इंडिविजुअल आप क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न में आप क्या दे रहे हो, अगर उसका ध्यान आपका रहा तो आपके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं। चाहे पैंडेमिक टाइम हो, कोई टाइम हो, ऑर्गेनाइजेशंस विल नीड यू। सुपर सुपर। सर हम डेटा की बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें एचआर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है इंडिया के अंदर? एचआर में कितना रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, तो नंबर तो बताना डिफिकल्ट होगा। हम्म। लेकिन अगर हम इंडिया का ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, अगर ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे, और जैसा अभी पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम्म। द बाउंस बैक विल बी फास्टर। अगर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है, मुझे लगता है मैसिव रिक्वायरमेंट रहेगा। कंपनीज बहुत सारे लोग रिक्रूट करेंगे। अगर बहुत सारे लोग रिक्रूट करेंगे
तो आपको हायरिंग करने के लिए फिर एचआर लोग प्रोफेशनल लोग चाहिए। चाहिए, हाँ। एग्जैक्टली और उनको एंगेज करने के लिए फिर एचआर प्रोफेशनल चाहिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए फिर एलएनडी प्रोफेशनल चाहिए। एलएनडी इज अ फंक्शन विद इन एचआर। तो we'll need lot many people. And फ्यूचर में आप देखिए जो हो रहा है, हम एक नॉलेज इकोनॉमी में आते हैं। दिस कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नॉलेज किसके साथ रहता है? लोगों के साथ। अभी पैंडेमिक में लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं? देर यूजिंग देयर नॉलेज। सो कंपनीज उनका जो बिल्डिंग्स हैं शायद उसको रिलीज कर सकते हैं, इतना बिल्डिंग शायद उनको जरूरत नहीं होगा, लेकिन लोग तो जरूरत होगी। तो लोग अगर कंपनी में रिक्रूट होंगे तो लोगों को मैनेज करने के लिए, फिर लोगों को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए एचआर प्रोफेशनल चाहिए हो। सर अभी अगर आप देखें तो जैसे एचआर के लिए कह ले या फंक्शन जो उनकी जो भी फंक्शन एलएनडी भी हो गई, तो इंगेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि अभी जो WFS से हम काम कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो या फिर बॉडी लैंग्वेज देख के आप काम करो उसमें, और ओवर द फोन चैलेंजेस तो हैं, तो इसको कैसे आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं? तो वो तो सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो एचआर मैनेजर फ्लोर पे लोगों के साथ बात करते थे, अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी तो वर्क प्लेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लोग जो वर्क फोर्स है सारे पृथ्वी का, विश्व का कोई भी कोने में बैठे हुए काम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो एचआर प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जहां पे आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ अब एंगेजमेंट कैसे कर सकते। और सिर्फ एचआर के लिए नहीं, अभी जो लोग सेल्स प्रोफेशनल जो बेच रहे हैं, वो कस्टमर को मिल के उनके साथ मीटिंग करके बेच रहे थे, अभी वर्चुअली बेच रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो एचआर प्रोफेशनल क्यों नहीं कर पाएगा? जो स्कूल के टीचर जो जिंदगी में कभी वो कंप्यूटर यूज नहीं किए थे, कोई गांव में टीचर या कोई छोटा शहर में, वो लोग ऑनलाइन बच्चों क्लास को चला पढ़ा रहे रहे हैं, हैं। ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो एचआर प्रोफेशनल्स क्यों नहीं कर पाएंगे? वी नीड टू हैव द विल पावर। हमें वो इच्छा शक्ति चाहिए और हमें थोड़ा क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए। अगर वर्चुअल वर्किंग इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, अगर वो हमारा जिंदगी का नया सच्चाई है, तो इस सच्चाई में हम सच्चाई के साथ हम कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, वही एक एचआर प्रोफेशनल के लिए चैलेंज है। तो इसलिए चाहिए क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, और सबसे बड़ा जो साधन है, जो रिसोर्सेस है, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, वी कैन सी ईच अदर। और अभी आपके साथ कभी भी मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन लगता है जैसे आप बहुत पुराना फ्रेंड हो। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिलेशनशिप एंगेजमेंट बिल्ड किया जा सकता है। हमें करेक्ट, चाहिए इंटेंट, हमें चाहिए इनोवेशन, इच्छा शक्ति एंड क्रिएटिविटी। करेक्ट, करेक्ट। चल एक बात बताइए, जैसे मैं मान लो कि मैं ज्वाइन किया एज ए फ्रेशर इन एचआर डोमेन, अब मुझे जैसे मान लो कि एलएनडी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं जो किस फंक्शन में हु इज द बेस्ट कैंडिडेट? क्या पैरामीटर्स होते हैं? देखिए हर जो फंक्शन एचआर के अंदर होते हैं, एलएनडी और एनालिटिक्स और एचआर टेक्नोलॉजी और एचआर बीपी और टैलेंट एक्विजिशन, और CNB। इवन इफ ब्रॉडली एक एचआर फंक्शन के अंडर, अम्ब्रेला एचआर फंक्शन के अंडर आते हैं, फिर वो हर फंक्शन का और सब फंक्शन का अपने आप में स्पेशलाइज स्किल्स जरूरत होते हैं। ओके। तो वो जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं, तो एक एलएनडी प्रोफेशनल के लिए जो स्किल्स है, वो फैसिलिटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। एचआर एनालिटिक्स में जो लोग काम करते हैं उनका जरूरी है, उनका जरूरत है, जैसे उनका एनालिटिक बेंट ऑफ माइंड है कि नहीं, लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है कि नहीं। एचआर टेक्नोलॉजी में जो लोग काम करते हैं, जो सेल्फ मैनेज सिस्टम्स बहुत सारे अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, एचआर में जो ईआरपी सिस्टम्स अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेंट ऑफ माइंड चाहिए। टैलेंट एक्विजिशन जो बंदा है,
उसका अलग स्किल चाहिए, जो लोगों के साथ बात कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, एक कंपनी का एक अच्छा इमेज पेश कर सकता है। तो अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो जब इस सब फंक्शन के लिए जब हम मतलब सिलेक्शन करते हैं, तब देखते हैं वो स्किल सेट किसके पास है, इस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। और कुछ लोग जो जिनका इंटरेस्ट है इन स्पेसिफिक एरिया में, अगर कोई बोलता है एचआर टैलेंट एक्विजिशन में ज्वाइन कैरियर का शुरुआत किया है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है एलएनडी में जाने का, तो हम काउंसल करते हैं, मेंटरिंग देते हैं, ओके। जैसे वो स्किल सेट बिल्ड अप कर पाए, सो दैट एलएनडी में आगे जा सकता है। तो सर ये तो तब हो गया जब आपके यहाँ ज्वाइन कर लेगा, मतलब किसी भी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने के बाद उनको फंक्शंस पता है। अगर बाहर से हम देखें, जैसे मान लो जो युवा बाहर है उनको सिर्फ एचआर पता है, मतलब ऑन एन एवरेज कहें तो उनको ह्यूमन रिसोर्स पता है उस डिपार्टमेंट में। तो उनको अगर इस पार्टिकुलरली तैयारी करनी है तो कुछ एडवाइस देंगे आपकी कैसे करना चाहिए? ओके, सो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप जहां पे भी आपको मौका मिले, आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो भी हो, आज जो समय में हम गुजर रहे हैं वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, तो हम लोगों को फ्लेक्सिबल रहना सबसे इम्पोर्टेंट। तो मुझे अगर एलएनडी में काम करना है, मुझे एलएनडी का रोल इमीडिएटली नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे टैलेंट एक्विजिशन में रोल मिल रहा है, आई शुड ग्रैब इट। मेरा ओपिनियन, डिसीजन तो आपका ही। बिल्कुल। तो एचआर में अगर कहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो दो चीजें, अगर एचआर में अगर अगर आपको आगे जाना, तो आपको एक ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, नॉट जस्ट द डेप्थ। आप मेरा बात समझ रहे हो? ब्रेड्थ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको स्पेशलाइज्ड बनना है तो आपको डेप्थ में जाना है, लेकिन डेप्थ में जाने से पहले आपको ब्रेड्थ, अगर आप वो मतलब जो ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस आप बिल्ड कर पाओगे, तो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। इसलिए एडवांटेजेस होगा जब कैरियर में आप ऊपर जाओगे, जब आपको एक एचआर हेड बनना है या एचआर सीएचआरओ बनना है, इट तब विल हेल्प यू। इट विल हेल्प। वो देखेंगे बंदा जो सीएचआरओ होगा उसका एचआर का हर एस्पेक्ट के फंक्शन बारे पता में है, नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। अगर सिर्फ एक बंदा टैलेंट एक्विजिशन 20 साल किया है, हम्म। तो सीएचआरओ बनना मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि करेक्ट। वो जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सोचेंगे कि बंदा सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन ही किया है, उसको एचआर बीपी के बारे में पता नहीं है, कॉम्प एंड बेनिफिट के बारे में पता नहीं है, तो इससे कंपनी का एचआर फंक्शन कैसे हेड करेगा। तो मैं बोलूंगा आप जब एंट्री करोगे, जो भी मिलता है एंट्री कर जाना अच्छा है। और इस कंपनी के अंदर एक डोमेन से दूसरा डोमेन आप हर 1.5-2 साल आप मूव करते रहो। बाय द टाइम यू हैव स्पेंट 7-8 years इन ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा, तो करेक्ट आपके लिए करेक्ट। बहुत बड़ा पॉइंट होगा। बिल्कुल। उसके बाद अगले 10 साल या 7-8 साल है स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप ग्रो कर, यू चूज योर फील्ड कि मुझे एलएनडी में अगले 10 साल काम करना, तो करेक्ट। आप तब स्पेशलाइज भी बन जाओ, जिसको हम बोलते हैं टी टी स्ट्रेटेजी। टी हम्म। का मतलब नो एवरीथिंग एंड बी एन एक्सपर्ट इन वन थिंग। वो जो टी करेक्ट। मॉडल है, उसमें यू हैव बोथ द ब्रेड्थ एंड एज वेल एज ऑल्सो द द। डेप्थ। करेक्ट करेक्ट। सुपर। सुपर। दैट वुड बी माय सजेशन। एक्सेलेंट। सर आप जैसे 2014 में आपको वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की तरफ से जो 25 मोस्ट टैलेंटेड अवार्ड मिला था, तो इसमें ऐसा आपने क्या किया था कि मतलब अवार्ड मिला? नहीं बोलूंगा मैं थोड़ा लकी था। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं वर्ल्ड का 25 सबसे ज्यादा टैलेंटेड ट्रेनिंग प्रोफेशनल के अंदर था, फिर मेरे भी से मतलब बहुत कुछ ज्यादा। टिप्स दें कि आपने वो कौन से टिप्स को फॉलो किया, क्योंकि मेहनत सब करते हैं लेकिन सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने का फायदा होता ही है। तो उस। मेरा टिप्स होगा, अगर किस प्रोफेशन में काम करना है वहां पे मन लगा के फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। अवार्ड की तरफ ध्यान रखना नहीं चाहिए, हम्म। अवार्ड अपने आप आ जाएगा। बट सुपर। जब मन, अटेंशन, फोकस अवार्ड की तरफ रहता है, तभी हो सकता है अवार्ड मिल भी जाए, लेकिन
मुझे पता नहीं का मतलब अपना जो ग्रोथ होना चाहिए, जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग होना चाहिए, वो हो पाए कि नहीं, मुझे तो डाउट है। ओके। लेकिन अगर हम काम करते रहे विद डेडिकेशन एंड फोकस, वो चाहिए। हमारा जो फील्ड है उसमें हमारा नॉलेज लगातार हमको डेवलप करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारा नॉलेज को लेके हम कंपनी के लिए, हमारा जो वर्क फोर्स है उनके लिए, और सोसाइटी एट लार्ज, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्क फॉर सोसाइटी, उनके लिए अगर हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, तो बाकी सब चीजें, रेपुटेशन, नेम, फेम, अवार्ड, ऑटोमेटिकली वो आता है। बट आई थिंक हमारा जो ध्यान, फोकस, इट शुड बी ऑन डेवलपिंग आवरसेल्व्स कंटिन्यूअसली एंड मेकिंग इम्पैक्ट कंटिन्यूअसली। वो दो दो चीजें हमें, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से। सुपर। सर, आप पिछले 2 दशकों से जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस्टेब्लिश्ड करते हैं, तो एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? तो पैरामीटर्स तो कुछ होते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी क्या है, आप एक लीन ट्रेनिंग फंक्शन बनाना चाहते हो, जहाँ पे 2-4 लोग कंपनी में रहेंगे मैनेज करने के लिए, बट बाकी आप जो ट्रेनिंग आउटसोर्स करोगे। ओके। मतलब मार्केट में इतने सारे ट्रेनिंग कंपनीज हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप यू यू कैन हैव अ वेरी लीन ट्रेनिंग टीम, और बाकी जो काम आप, जो पार्टनर्स हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स, ट्रेनिंग कंपनीज हैं, उनसे आप वो काम लेते रहना। वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इंटरनली बिल्ड कर सकते हो। आप बोलोगे हम खुद करेंगे, हम पार्टनर के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ही पता है हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। क्या तो है, क्या बाहर है? से कोई पार्टनर हम लाएंगे, वो शायद हमारा रिक्वायरमेंट को समझने के लिए उनको टाइम लगेगा। और अगर कोई कंपनी निश रिक्वायरमेंट है, हम बाहर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं। बिल्ड करेंगे एक दूसरा करेक्ट, स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है स्ट्रक्चर क्या है, वो बाकी जो पैरामीटर्स डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके। अगर आपका डिसीजन है कि आप खुद बिल्ड करोगे हुँ, हुँ। इंटरनेट, फिर आपको देखना है ट्रेनर्स, ट्रेनिंग मैनेजर्स, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स क्या होगा, आपका ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगे, और आपका ट्रेनिंग केपीआईज जो बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आप क्या मेजर करोगे ट्रेनिंग फंक्शन में, वो सब आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना है कि आप कॉस्ट इज अ पैरामीटर, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज अ पैरामीटर, और अगर कैपेबिलिटी बिल्डिंग आप कर रहे हो, उसको आप कैसे मेजर कर पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कैपेबिलिटी बिल्डअप हुआ है, डेवलप हुआ है। सो बहुत सारे पैरामीटर कर पाएंगे। ओके, ओके। सो क्योंकि मेरे ख्याल से सेल्फ बिल्ड करना, अगर आपके पास बजट है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो आपकी कंपनी की फिलॉसफी है, जो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है, जो प्रोसेस है, उससे आप अलाइन हो सकते हो। पार्टनर्स आर दे आर पार्टनर्स बट स्टिल सम गैप्स देयर। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। और जैसे कि मान लीजिए कि आई आपके जो थिंक अलग अलग सोच है कंपनी का, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज और मिशन उसके साथ अलाइन है, इस हिसाब से कंपनीज करते हैं। तो आई विल नॉट से कि एक सही है दूसरा गलत है। आई सो थिंक उनका अपना रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखिए तो क्या है, द फर्स्ट वन और सेकंड वन? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो बोथ बोथ। बोथ ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट समवन इज बिगर। करेक्ट करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा। दूसरा है, कुछ कंपनीज हाइब्रिड मॉडल यूज करते अच्छा, हैं, अपना भी जो डिपार्टमेंट है, कुछ निज टेक्नोलॉजी के लिए बाहर करते हैं ऐसे। एग्जैक्टली, बहुत सारे जो रन ऑफ द मिल रिक्वायरमेंट जो खुद करते हैं, निश रिक्वायरमेंट बाहर से लाते हैं, वो हाइब्रिड भी करते ओके, ओके। सुपर, सुपर। तो अब जैसे कि मान लीजिए एचआर है, एलएनडी डिपार्टमेंट में है, तो लर्निंग डिपार्टमेंट में तो इसे ट्रांसफॉर्म जर्नी, क्योंकि हमेशा नया टेक्नोलॉजी हर एक महीने 2 महीने में आ जाती है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है आप एज ए एलएनडी डिपार्टमेंट के लिए मैनेज करना? हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने एक बार कहा था, मैं इंग्लिश में उसको कह रहा हूँ। हम्म। फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव, their pace of learning must be faster than the pace of change outside.
जितने जल्दी से तेजी से चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है उससे पहले दुनिया में, लर्निंग होना उससे चाहिए। उससे ज्यादा तेजी से कंपनी को जो वर्कफोर्स है कंपनी का, उनको ज्यादा से उससे तेजी से उनको सीखना है। तो पेस ऑफ लर्निंग वो कितना फास्ट होना चाहिए उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इतना तेजी से लोगों को हमें सिखाना है, वर्कफोर्स को हमें सिखाना है, खुद हमें सीखना पड़ेगा। और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जब कुछ नया सीखोगे, जब तक आप सीखोगे तब फिर वो नया आ चेंज हो गया जाता होगा, है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। नया कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो भी नामुमकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें तो लगातार निरंतर हमें सीखना चाहिए। हम लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना चाहिए। लेकिन हमें वो भी देखना है कि हम खुद सीखें और लोगों को सिखाएं हर बार, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इतना इनोवेटिव स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा जहां से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने सारे एक्सपर्ट हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में 50 ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करके हमें सोचना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 ट्रेनर, हर एम्प्लॉय इज ए ट्रेनर, करेक्ट। राइट? देन वी विल बी एबल टू टैप इनटू द वेल्थ ऑफ नॉलेज सिटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज का जो पिटारा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भरा पड़ा है। वो 50 ट्रेनर के ऊपर आप डिपेंड करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो इससे एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। आज जैसे कम्युनिटी लर्निंग, आप अगर देखोगे यूट्यूब की बात करते हो, वो क्या है? अगर आपको कुछ सीखना है, मेरा इस स्मार्टफोन को मैं कैसे ऑपरेट करूँ, अब फटाफट यूट्यूब चले जाते हैं, फिर सर्च कर लेते हैं, है ना? तो एक कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हर कोई यहाँ पे ट्रेनर, वहाँ पे ट्रेनर है, हर कोई वहाँ पे लर्नर है, लर्नर है। राइट? और उसमें कितना कंटेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बन चुका है। देयर आर मिलियंस ऑफ मॉड्यूल्स। हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें भी वहां पे है, लेकिन आप वो लर्निंग के बारे में देखोगे कितने सारे हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो आपके लिए अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया, आपको मालूम है एक बंदा तो कोई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको मालूम है, उसको बोलो आप भैया आप उसको उसका मॉड्यूल बना के आप शेयर करो दूसरे लोगों के साथ। तो इसी तरह एक्सपोनेंशियली नॉलेज शेयरिंग हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हम सोचेंगे नया टेक्नोलॉजी आ गया उसके लिए फिर हम कंटेंट बनाएंगे, डिजिटाइज करेंगे, फिर हम ट्रेनर को ट्रेन करेंगे, फिर हम जो 10,000 लोग हैं 20-20 करके मल्टीपल ट्रेनिंग पैचेस बना के ट्रेन करेंगे, तो फिर 5 साल लग जाएगा उस तब टेक्नोलॉजी उसके अंदर उस बीच यूज। में कितने बार हो गया होगा उस पर पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मुझे पता है कि आप अपने कीमती समय में से समय दिए हैं, और टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले जो लास्ट क्लोजिंग कमेंट कहा जाए, तो आप क्या कह जाएंगे एचआर डोमेन के लोगों से, जो यूथ हैं? एचआर डोमेन के जो लोग हैं, जो यूथ जो आना चाहते हैं या जो हैं, दोनों के लिए कह दें आप। दोनों के लिए? अच्छा, जो जो आना चाहते हैं, मैं उनको वही कहूंगा कि आप आपका जो एचआर डोमेन का नॉलेज है उसको आप बिल्डअप कीजिए। और सिर्फ आपका एमबीए एचआर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करके, बाकी जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आज इतने सारे मूक्स कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप एचआर डोमेन में आपका नॉलेज को बिल्डअप कीजिए। और ट्राई टू नेटवर्क विद सम सीनियर एचआर प्रोफेशनल्स। आपका एक लिंक्डइन अकाउंट है, तो आप चुन के आप देखिए कोई एचआर सीनियर लेवल के लीडर्स हैं, उनको आप कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजिएगा, रिक्वेस्ट करके अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके साथ आप नेटवर्क कीजिए। उनको अगर कोई आपको मेंटर करने के लिए इंटरेस्टेड है, आप उसका फायदा उठाइए। तो आप खुद को तैयार कीजिए इंडस्ट्री के लिए। जो लोग एचआर में ऑलरेडी हैं, नया नया आए हैं, मेरा सुझाव उनके लिए रहेगा, आप अपना जो डोमेन नॉलेज है वो लगातार उसको डेवलप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एमबीए कर लिया और कंपनी में आ गया, एचआर रोल मुझे मिल गया, अभी और कुछ सीखने का नहीं।
वो गलत है। मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बावजूद मैं आज भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ। आज भी एचआर में, एल&डी में नया क्या है उसको मैं सीखता हूँ। अगर तो मुझे मालूम है अगर मैं नहीं करूंगा, अगर एक दिन एवरी डे मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी आउटडेटेड, ऑब्सोलीट हो जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। हमारे हर किसी के लिए, हर बंदा के लिए वही एप्लीकेबल है। तो आपका नॉलेज बढ़ाते रहिए। मैंने जो पहले कहा, एचआर जो डोमेन है, मल्टीपल डोमेन में आपका एक्सपोजर बढ़ाइए। ध्यान रखिए कि कैसे आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका जो यूनिक स्किल्स है, वो स्किल्स को लेके आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपका वैल्यू प्रोपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? आर यू ए प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉट? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको प्यार करेगा, छोड़ने के लिए तैयार। वो मेरा एडवाइस होगा। मतलब जो नए एंट्रेंट्स है एचआर फील्ड में, उनके लिए मेरा सुझाव। बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी। सॉरी आपको मैंने हाँ, किया। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। सोम, आप जो काम अभी उसको हाथ पे लिए हो, उसके लिए हम लोग सारे, हम सभी लोग आपके आभारी। अरे सर। आप जो इंडिया में जो यूथ है उनको आप एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हो, आई थिंक इट इज अ सेल्फलेस सर्विस दैट टेकन अप। आई मस्ट थैंक यू, आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। आप वो काम करते रहना, और मेरे तरफ से जो पॉसिबल हो सके, प्लीज रीच आउट टू मी। I will do my best to support you. सुपर्ब सर, सुपर्ब। मेनी मेनी थैंक्स सर, थैंक यू। Thank you very much.